नमस्ते मित्रों, कथा निधि चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारी आज की कहानी का नाम है औलाद। कहानी अच्छी लगे तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। मैडम जी, आप क्या देख रही हैं? ये महंगी साड़ियाँ खरीदना आपके बस की बात नहीं है। और ये सिल्क की साड़ी पूरे 30,000 की है। आप लोग हमारा समय बर्बाद कर रहे हैं। आप उस तरफ जाइए, आप लोगों के लिए सेल की साड़ी लगी हुई है। आप उसमें से सिलेक्ट कर लीजिए। और ये जो आप देख रही है, ये तो बिक चुकी है। अरे, आप कैसे सेल्समैन हैं? आपको कस्टमर से बात करने का तरीका नहीं मालूम है? मीना और उसका पति गुस्से में तमतमाते हुए बोले। उसी समय एक 50 लाख की गाड़ी से एक औरत महंगी सी साड़ी, आंखों पर काला चश्मा पहने उतरी। सबकी नजरें उस औरत यानी कि शारदा को ही निहार रही थी। पर जैसे ही मीना और अरुण की नजरें शारदा पर पड़ी, तो दोनों की आंखें मानो चौंधिया गई, जैसे उन्होंने कोई इंसान नहीं बल्कि कोई भूत देख लिया हो। दोनों एक दूसरे को आश्चर्य भरी नजरों से देखने लगे, जैसे इशारों ही इशारों में पूछ रहे हो, ये कैसे संभव है? सभी लोग शारदा की तरफ नजरें गड़ा कर देख रहे थे। सेल्समैन उनको कुर्सी ऑफर करने लगा और सब उनको चाय पानी पूछने लगे। शारदा जी नोटों की गट्टियां थमे हुए महंगी महंगी 50 साड़ियां खरीद कर गरीब लड़कियों के विवाह के लिए खरीद कर ले गई। और सब लोग उनके इस नेक काम की भूरी भूरी प्रशंसा कर रहे थे, तालियां बजा रहे थे, उनको सम्मानित करते। उन्होंने अपने गले से एक सोने की चेन निकाली और एक गरीब लड़की के गले में पहना दी। ये देखकर तो अरुण और मीना को जैसे 440 वोल्ट का झटका ही लग गया। कुछ ही देर बाद शारदा जी अपने असिस्टेंट के साथ वहां से जा चुकी थी, क्योंकि उन्हें कहीं और भी जाना था। लेकिन अरुण और मीना के दिमाग की बत्ती तो जैसे आज फ्यूज ही हो गई थी, और अरुण तो जैसे दांत पीस कर रह गया था। सुनिए, हमें एक आया रखनी है, तो आप किसी आया को बुला सकती हैं क्या? अरुण ने अस्पताल के रिसेप्शन पर पूछा। सर, इस वक्त एक आया उपलब्ध है, आप चाहे तो उससे बात कर सकते हैं। मैं उसे बुला देती हूँ, उस रिसेप्शनिस्ट ने कहा। हाँ, प्लीज़ बुला दीजिए, मुझे आज रात से ही चाहिए। मेरी पत्नी काफ़ी कमज़ोर है, बच्चे को और वह अकेले संभाल नहीं पाएगी, और मैं यहाँ रात में रुक नहीं सकता, क्योंकि घर पर एक और बच्चा है, अरुण ने कहा। फिर वह रिसेप्शनिस्ट एक आया को बुला लाई, जो कि काफ़ी बुजुर्ग और कमज़ोर सी दिख रही थी। अरुण उन्हें देखकर रिसेप्शनिस्ट से बोला, अरे मैडम, इन्हें तो खुद ही देखभाल की ज़रूरत है, ये क्या मेरी पत्नी और बच्चे को संभालेंगी? आप लोगों ने इसे काम पर रखा ही कैसे? किसी और आया को बुला दीजिए, अरुण ने कहा। सर, मैंने तो पहले ही कहा था आपसे कि सिर्फ यही एक आया उपलब्ध है। अगर आप इसे रखना नहीं चाहते तो आप खुद कहीं से इंतज़ाम कर सकते हैं। हाँ हाँ, मैं ही इंतज़ाम कर लूँगा, पर इतनी रात हो गई कि अब कुछ भी करना मुश्किल होगा। ठीक है, बस आज रात के लिए इन्हें रहने दो, मैं कल दूसरी आया का इंतज़ाम कर लूँगा। फिर वह आया गिड़गिड़ाते हुए बोली, साहब, आप हमको एक मौका दीजिए ना, हम आपको शिकायत का मौका नहीं देंगे। उस बूढ़ी महिला की आवाज़ सुनते ही अरुण चौंक गया, और जब उसने उनका चेहरा देखा तो उसके होश ही उड़ गए। ओह, तो आप हैं? पहले खुद को तो संभाल लो, फिर दूसरों को संभालना। मुझे नहीं रखना तुम्हें आया। जाओ, जाओ यहाँ से। वह बूढ़ी औरत अरुण के पैरों में गिरते हुए गिड़गिड़ाकर बोली, साहब, ऐसा मत कीजिए, मैं सब कर लूँगी, और ना ही इस बूढ़ी चमड़ी पर जाना। इन बूढ़ी हड्डियों में अभी भी बहुत जोर है। उस बूढ़ी औरत ने यानी कि शारदा ने कहा। अरुण के पास वैसे भी अभी तो शारदा जी को रखने के अलावा और कोई चारा भी नहीं था, क्योंकि रात काफ़ी हो गई थी और इतनी रात को किसी और का मिलना भी मुश्किल था। लेकिन अरुण शारदा जी को देखकर इसलिए चौंका था, क्योंकि वह और कोई नहीं, उसकी अपनी सगी माँ थी, जो यहाँ आया का काम करती थी। खैर, अरुण ने उसे कुछ भी पक्का करने से पहले एक बार अपनी पत्नी मीना से बात करने की सोचकर मीना के पास गया। मीना से बोला, मीना, गजब हो गया। क्या तुम्हें पता है, मैं तुम्हारे लिए एक आया रखना चाह रहा था, जिस पर इस क्लिनिक ने मुझे एक आया का नाम सुझाया था। तुम यकीन नहीं करोगी, वो मेरी माँ है। क्या? क्या कहा? मम्मी जी यहाँ? वो भी आया बनकर? मीना ने आश्चर्य से पूछा। हाँ, क्या करूँ यार,
इतनी रात हो गई है, सुबह से डिलीवरी के कामों में ऐसा बिजी हो गया था कि आया अरेंज करना भूल गया, और अब जब याद आया तो बस ये बुढ़िया ही उपलब्ध है। अरुण ने जब कहा तो मीना बोली, सुनो, ये तो अच्छा मौका है। एक आया कितना ही तो ध्यान रखेगी एक बच्चे की दादी का देखभाल अलग ही होगा। मैं तो कहूँगी इन्हें फिर से घर ले चलते हैं, हमें ऑल टाइम और फुल टाइम आया मिल जाएगी, वो भी मुफ्त में। मीना ने कहा, पर हमारे इतना करने के बावजूद क्या यह हमारे साथ आएगी हमारे घर? अरुण ने आश्चर्य से मीना की तरफ देखा। अरे हमें ज़रा सा माफ़ी मांगने का नाटक करना पड़ेगा, थोड़ा रो पीट लेंगे और अपने बच्चे की दुहाई देंगे, आ जाएगी वो। वैसे भी आया के काम में रखा ही क्या है, कौन सा खुश होगी ये काम करके, वहाँ घर के काम के साथ साथ हमारे बच्चों को भी संभाल लेगी। ठीक है, मैं आज रात के लिए तो उन्हें रख ही लेता हूँ, इसी बीच तुम कुछ करके उन्हें हमारे साथ रहने को राजी कर लेना। अरुण ने अपनी पत्नी से कहा। ठीक है, आप बस उन्हें भेज तो दीजिए, बाकी काम मैं संभाल लूंगी, मीना ने कहा। उस रात शारदा जी ने अपना काम बहुत अच्छे तरह से किया। मीना ने उनकी तरफ बड़े प्यार से देखते हुए कहा, मम्मी जी, आपको इस हालत में देखकर मुझे बड़ा दुख हो रहा है। सच में मम्मी जी, आपको घर से निकालने के बाद हम बड़ा पछताए। ये तो तुरंत ही आपको लेने भी गए थे, पर आप इन्हें कहीं मिले ही नहीं। उसके बाद में तो हमने अखबारों में छपवाया भी था, पर आप हमें कहीं मिले ही नहीं। सच में बहू, तुम लोगों ने मुझे इतना ढूंढा? शारदा जी ने पूछा। हाँ मम्मी जी, आप प्लीज़ हमें माफ़ कर दीजिए, आपको अब यह सब काम करने की ज़रूरत नहीं है, मीना ने उनकी तरफ प्यार से ही देखते हुए कहा। शारदा जी बड़ी खुश हो गई, बोली, ठीक है बहू, मैं यह बात यहाँ कहकर बाहर आती हूँ कि मैं तुम्हारे साथ ही जाऊँगी और अब यहाँ आगे काम नहीं करूँगी। ये कहकर शारदा जी वहाँ से चली गई। शारदा जी जाकर उस रिसेप्शनिस्ट से बोली, पूनम मैडम जी, पूनम मैडम जी, अब तो यहाँ पर कोई नहीं है मैम, फिर क्यों आप मुझे मैडम जी कह रही है? देखो पूनम, मैं चाहती हूँ यह नाटक हमेशा ऐसे ही चलता रहे, ताकि किसी को कोई शक ना हो। सुनो पूनम, जब तक मैं ना कहूँ तब तक तुम मुझे मैम मत कहना, शारदा जी ने कहा। मैम, आप उनके सामने ऐसे बनकर क्यों आई आखिर, जबकि आप तो यहाँ की मालकिन है। ये लोग कौन है? पूनम ने पूछा। मेरे बेटे बहू है, जिन्होंने मुझे धक्के मार कर घर से बेसहारा करके निकाल दिया था। उसके बाद फिर कभी मेरी सुध तक नहीं ली। न जाने मुझ पर कितने ही अत्याचार किए इन लोगों ने, शारदा जी ने नम आंखों से पूनम को बताया। फिर आज तो आपसे माफ़ी मांग रहे थे, लगता है इन्हें अपनी गलती का एहसास हो गया मैम। आपने इन्हें अपने बारे में बताया? पूनम ने पूछा। नहीं पूनम, ये लोग सुधरे नहीं है और ना ही कभी सुधर सकते। ये तो मुझे बहलाकर मुफ्त की नौकरानी बनाकर अपने घर ले जाना चाहते हैं, और मैं भी इन्हें अच्छी तरह से सबक सिखाना चाहती हूँ। जैसे इन लोगों ने मुझे भूख से तड़पाया है, एक एक रोटी कुत्ते की तरह फेंक कर देते थे, यहाँ तक कि कमरे में बंद करके बहू मुझे बहुत मारती भी थी। कहते कहते शारदा जी की आंखें भर आई और बहने लगी। अब मैं इनके साथ ऐसे ही खेल खेलूंगी और इनको पता भी नहीं चलेगा। उस दिन जब इन्हें मैंने यहाँ देखा, तभी मैंने आया बनने का नाटक करना है ये सोच लिया था। बस अब इस नाटक को करते हुए अपने मकसद को अंजाम देना है, शारदा जी ने पूनम से कहा। पर मैम, एक बात मुझे समझ में नहीं आ रही कि जब आपको इन्होंने घर से बेसहारा निकल दिया, तो फिर आप यहाँ तक कैसे पहुँची? इतना बड़ा रुतबा कैसे हासिल किया? पूनम ने पूछा। तो शारदा जी ने एक लंबी सांस लेते हुए कहा, पूनम, तुम्हें वो सब मैं बाद में बताऊंगी फिर कभी। अभी तो फिलहाल मैं यहाँ एक आया हूँ, यही याद रखना, और सुबह के पूरे स्टाफ को भी बता देना, वरना कहीं मेरी पोल ना खुल जाए, शारदा जी ने हंसते हुए कहा। उसके बाद शारदा जी अरुण और मीना के साथ उनके घर चली गई। घर में घुसते ही मीना बोली, मम्मी जी, बच्चे को इतनी धूल से इन्फेक्शन हो जाएगा, आप सबसे पहले पूरे घर का झाड़ू पोंछा कर लीजिए और डिटॉल से पोछा करना, उसके बाद खाना बना लीजिएगा। पर बहू, कल मुन्नी ने पूरी रात जगाई, पहले 1 घंटा सो लेती हूँ, फिर ये सारे काम कर दूंगी। शारदा जी ने ऐसा कहते ही मीना बोल पड़ी, अरे वाह, आप कह तो ऐसे रहिए जैसे किसी कंपनी की सेठानी हो। वो तो शुक्र मनाइए, वहाँ अस्पताल में लोगों की गंदे कपड़े की सफाई के काम से हमने बचा लिया है तुम्हें।
और अब जो आपने यहाँ ज़्यादा नखरे दिखाए तो वापस वहीं फेंक आऊँगी आपको, समझ लीजिए। और जो कहा वह कीजिए। ठीक है बहू, जाती हूँ, यह कहकर शारदा जी काम करने चली गई। कुछ दिनों बाद मीना उसी क्लिनिक में अपना चेकअप करने पहुंची तो साथ में शारदा जी मुन्नी को लेकर जा रही थी। इधर मीना और उसके बच्चे का चेकअप चल रहा था और उधर शारदा जी पूनम और एक आदमी के साथ मिलकर कुछ प्लान बना रही थी। मैम, आपने उस दिन पूरी बात नहीं बताई, मुझे आज बताइए ना। आखिर आपने इस उम्र में ऐसी हालत में इतना सब कुछ कैसे अचीव कर लिया? पूनम ने पूछा। शारदा जी बोली, पूनम, ये सब इतना आसान नहीं था। बात उन दिनों की है जब मेरे पति का देहांत हुआ था और मेरे सामने मेरे बेटे को अकेले पालने की बड़ी चुनौती थी। वैसे मैं एक नर्स थी, इसलिए घर परिवार की ज़्यादा जिम्मेदारी मेरे पति पर ही थी, क्योंकि मेरे काम का कोई समय नहीं होता था। तो घर पर अरुण को उसके पापा ही संभालते। हमारी राशन की दुकान थी जिस पर किसी को नौकर रखकर अरुण के पापा अरुण को संभालते थे। जब वह गुजरे तब अरुण अपनी 12वीं की परीक्षा देने वाला था, इसीलिए मैं नौकरी छोड़कर दुकान संभालने लगी ताकि अरुण और घर दोनों को संभाल पाऊँ। और संभाला भी। फिर समय बीतता गया और अरुण को एक अच्छी जगह नौकरी मिल गई। उसने कहा कि अब दुकान चलाने की कोई ज़रूरत नहीं है माँ। मैंने भी सोचा, चलो अब दुकान चलाने की ना तो मेरी उम्र है और ना ही ज़रूरत, इसलिए दुकान बंद कर दी। फिर अरुण ने अपनी पसंद की लड़की से शादी भी कर ली। शुरुआत में तो सब बढ़िया चल रहा था। पुराना घर बेचकर हम लोग एक पॉश इलाके के बड़े घर में शिफ्ट हो गए। पर धीरे धीरे मीना की आंखों में मैं चुभने लगी। उसे अपनी सहेलियों से मुझे मिलवाने में शर्म आने लगी। अब अरुण भी उसकी हाँ में हाँ मिलाने लगा। अरुण के ऑफिस जाते ही वो मुझसे घर का सारा काम करवाती। जब अरुण ऑफिस से आता तो उसके सामने भोली भाली बनकर खाने की थाली खुद परोसती और ऐसा दिखाती कि जैसे सारा काम वो खुद करती है। अरुण से कहती, आज अकेले काम करके पूरा बदन चूर चूर हो रहा है। अरुण उसकी बात को सच मानता कि पूरा दिन मेरी बीवी पसीने में भीग कर काम करती है और माँ आराम करती है। मुझे सबके सामने उल्टी सीधी बातें सुना देता। दोनों के खाने से जो बचता झूठा मूठा वही झूठा मुझे खाने को देने लगे। एक बार तो दोनों मुझे एक दिन का बोल करके घर बंद करके चले गए। शायद मेरे मरने का इंतजार कर रहे होंगे। उन्हें लगा कि जब किचन में ताला लगा है तो सिर्फ पानी के सहारे माँ कितना दिन जिंदा रहेगी। मैं भूख से बिलबिलाकर रोने लगी थी, पर कौन मेरी सुनता। घर में बाहर से तो ताला लगा था। एक दिन मैंने खिड़की से अपने पड़ोसियों का आवाज़ लगाया। हालांकि मैं पड़ोस से घर परिवार की बदनामी के कारण कुछ कहना नहीं चाहती थी, पर पेट की भूख, उसके आगे मैं सब कुछ भूल गई और फिर मैं बेहोश होकर गिर ही गई। आनन फानन में पड़ोसी ने घर का ताला तोड़ा और अंदर आए। मैं भूख से छटपटा रही थी और बेहोश हो गई थी। उन्होंने मुझे अस्पताल में एडमिट कराया और मेरे बेटे को फ़ोन करके बुलाया। वो आने के लिए तैयार नहीं था तो पड़ोसी ने पुलिस में जाने की धमकी दे डाली। तब उस वक्त मेरे बेटे बहू ने ये कहकर बात को संभाल लिया कि गलती से हुआ है, रास्ते में तबीयत हमारी खराब हो गई थी, इसीलिए 2-4 दिन होटल में रुकना पड़ा। पर यह सब झूठ था। घर आते ही उन्हें मेरे अस्पताल का लंबा बिल भरना पड़ा और पड़ोस द्वारा मदद ली जाने पर अरुण मुझसे बहुत नाराज हो गया। बहू ने कमरे में बंद करके मुझे बाल खींचकर बहुत मारा। बहू के सर पर तो जैसे भूत सवार था। मेरा हालचाल नहीं लिया कि मैं ठीक हूँ, मैं जिंदा हूँ कि मर गई। गुस्से में तमतमाकर मीना बोली थी, पड़ोसियों से हमारी शिकायत करती हो? क्या सोचा था कि ये लोग तुम्हारा साथ देंगे? हमने सोचा था घर में पड़े पड़े तुम दम तोड़ दोगी, लेकिन उल्टा मेरे पैसे खर्च करवा दिए। पैसे क्या तुम्हारे बाप भरेगा? मुझे जेल भिजवा कर खुद यहाँ आराम से रहने वाली थी। बहुत हो गया बुढ़िया, अब तुम जियो या मरो, हमें कोई परवाह नहीं। बस मेरा पिंड छोड़ो, चाहे मरो या गंगा में कूद पड़ो या जहन्नुम में जाओ, हमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। दोनों में दोनों ने ये कहते मुझ में एक अजीब सी ताकत आ गई और मैं तुरंत ही घर से निकल गई। पर जाऊंगी कहाँ, ये सब कुछ भी नहीं जानती थी। इंसान ऐसी हालत में या तो रेलवे स्टेशन या मंदिर चले जाता है। मैं भी मंदिर ही गई।
मंदिर में यूं ही बैठे लोगों को बस देखे जा रही थी, टुकर टुकर। एक जगह लोगों की भीड़ और शोरगुल सुनकर भागकर मैं वहां गई तो देखा एक आदमी बेहोश हो गया है और किसी ने एम्बुलेंस बुलवा लिया है। मैंने उस भीड़ से निकलकर पहले उसके नस और धड़कनें अच्छी तरह से देखी, तुरंत उसे सीपीआर देने लगी। लगभग इसी तरह 20 मिनट हो गए। उस आदमी ने कोई हरकत नहीं की, पर मैं अपना काम करती रही। आखिर में उस आदमी ने के शरीर में कुछ हरकत महसूस हुई और तभी एम्बुलेंस भी आ गई। मैं उस आदमी के साथ अस्पताल भी गई। मैं एक नर्स हूँ, यह बात शायद उस वक्त मुझे सबसे ज़्यादा याद थी। अस्पताल में आने के बाद उस आदमी को बचा लिया गया और डॉक्टर ने उसकी जान बचाने के लिए मुझे भी शाबाशी दी। और उसके बाद तो मेरी ज़िंदगी जैसे बदलनी शुरू हो गई। तब मुझे कहाँ पता था कि यह सब मेरे दूसरा जीवन शुरू होने की प्रक्रिया थी। दूसरा जीवन मतलब? पूनम ने बीच में ही पूछा। मतलब ये कि जिस आदमी की मैंने जान बचाई थी वो खुद एक डॉक्टर था, पर बहुत बूढ़ा हो चुका था। उसके कोई संतान भी नहीं थी। उसका नाम था डॉक्टर महेश अग्रवाल। क्या मतलब? हमारे सर? पूनम ने चौंकते हुए पूछा। हाँ पूनम, डॉक्टर डॉक्टर महेश अग्रवाल। सर ने तो मेरी टूटी हुई जिंदगी को ऐसा मोड़ दिया जिसकी वजह से आज मैं यहाँ तक पहुँच गई हूँ। उन्होंने मेरे काम को देखकर पहले तो खुद मुझे ट्रेनिंग दी। जब मुझे वहाँ काफ़ी समय हो गया और वह भी अक्सर जब बीमार रहने लगे, तो मेरे काम और लगन को देखकर उन्होंने मुझे इस अस्पताल की 50% की मालकिन बना दिया। सिर्फ इतना ही नहीं, उन्होंने मुझ पर कोई एहसान नहीं किया। ऐसा कहकर उन्होंने कहा कि आप में इतना बड़ा गुण है, उसी के बलबूते पर इस अस्पताल को अच्छे से मैनेज करो और अपनी पहचान बनाओ और दिखा दो अपने बेटे बहू को कि औरत जब सब दर्द सहकर एक बच्चा पैदा कर सकती है और अकेले पाल पोस कर उसे इस लायक बना सकती है, तो एक औरत सब कुछ कर सकती है। और मैंने भी बहुत मेहनत की और आज इस अस्पताल को सब मेरे नाम से जानते हैं। बस इसी तरह मैं यहाँ पहुँची हूँ पूनम। फिर मैम आप अपने नालायक बेटे के पास क्यों गई? पूनम ने पूछा। पूनम, पहले तो मैं उस पर आश्रित थी तो उसके अत्याचार सहती रहती थी, पर अब तो मुझे उनको उनकी असली जगह दिखानी है। मुझे यह दिखाना है कि मैंने उसके लिए सब छोड़ा था। चाहती तो मैं भी उसे बचपन में आया के पास रखकर या उसे घर पर अकेले रखकर अपना करियर बना सकती थी, पर मैंने उसे अपने करियर के आगे रखा और उसने मुझे दूध में मक्खी की तरह निकाल कर फेंक दिया। इसीलिए उनके साथ गई ताकि दोनों को अच्छा सबक भी सिखा सकूं। अब मैं भी चलती हूँ, शारदा जी ने मीना से कहा। फिर वे घर वापस आ गए। घर में घुसते ही मीना ने कहा, मम्मी जी जाकर खाने की तैयारी कर लीजिए, उसके बाद मेरे और मुन्ने की मॉलिश कर दीजिएगा। और हाँ, मैं तो भूल ही गई, रिंकी को बस स्टॉप से भी लाना है। पहले रिंकी को ले आइए। शारदा जी रिंकी को लाने के बाद घर पर आकर खाने की तैयारी में लग गई। शाम को अरुण घर पर ही था कि कुछ लोग घर पर आए। वे अरुण को बोले, सर आपका घर बड़े ही प्राइम लोकेशन पर है, तो हम यहाँ पर एक अपार्टमेंट बनाना चाहते हैं। आपका बड़ा फ़ायदा होगा। आपको 2 फ्लैट के साथ एक दुकान और 30 लाख का कैश भी मिलेगा। ये सब सुनकर अरुण और मीना हैरान हो गए। उन्हें अपने कानों पर भरोसा ही नहीं हो रहा था। अरुण बोला, सुबह से उल्लू बनाने के लिए कोई और नहीं मिला क्या आपको, जो हमें उल्लू बनाने चले आए? सर ये सारा काम रिटर्न में होगा, लिखा पढ़ी व्यवस्थित होगी, और अगर आप कभी अभी हाँ कह दे तो उस कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करते ही हम आपको तुरंत ही 5 लाख रुपए एडवांस के भी दे देंगे, ताकि आपको हमारी बात का यकीन हो जाए। ये सब इसलिए क्योंकि हमारे सर को इस एरिया में फ्लैट बनवाना ही है। अब आप जल्दी करो, वरना हम यह ऑफर इसी एरिया में किसी और को दे देंगे। सुनो जी, इतना अच्छा मौका बार बार नहीं आएगा, सोचिए मत। नए फ्लैट और वे भी दो, एक में हम रहेंगे, एक भाड़े पर चढ़ा देंगे और दुकान को भी भाड़े पर लगा देंगे। आपको नौकरी करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि उन 50 लाख से खुद का नया बिजनेस शुरू कर लेंगे। मीना ने कहा, पर कहीं ये फ्रॉड निकले तो?
अचानक से किसी पर ऐसे ही विश्वास कैसे कर ले? अरुण ने बोला। उन्होंने कहा तो सही कि अगर हम अभी हाँ करेंगे तो वो तुरंत हमें 5 लाख रुपए दे देंगे। मीना ने कहा। अगर हम अभी हाँ करेंगे तो अभी 5 लाख रुपए देंगे? अरुण ने उस आदमी से पूछा। हाँ सर, आप हाँ करके इस कागज को साइन तो कीजिए, 5 लाख रुपए तुरंत आपके अकाउंट में आ जाएंगे। उस आदमी ने कहा। जैसे अरुण हाँ करके कागजात पर साइन करने लगा, उसके अकाउंट में सच में पैसे आ गए। ये देखकर दोनों पति पत्नी खुशी से उछलने लगे। उसके बाद वो आदमी कुछ और कागजात पर साइन करवा कर चला गया। अरुण खुशी के कारण बिना पढ़े ही साइन कर बैठा। फिर कुछ दिन बाद इधर अरुण ने अपनी नौकरी छोड़ दी और एक दिन मीना शारदा जी से बोली, मम्मी जी, अब आप वापस चली जाइए उसी अस्पताल में, क्योंकि मुझे अपने नए फ्लैट में आपकी मनहूस शक्ल नहीं देखनी रोज। पर बहू, मैं कहाँ जाऊंगी? अब मुझे इस घर से मत निकालो। मीना बोली, चुप कर बुढ़िया, वरना इस बार तुझे किसी नाले में फेंकाऊंगी और किसी को पता भी नहीं चलेगा। इतना कहकर उसने शारदा जी का हाथ कसकर जोर से पकड़ा और पीछे की तरफ मोड़ने लगी कि तभी एक जोर का तमाचा उसके गाल पर पड़ा। अपने गाल पर पड़े चटाक की आवाज़ से मीना एकदम से सन्न रह गई। उसे समझ में नहीं आया कि अचानक से शारदा जी में इतनी ताकत कहाँ से आ गई, क्योंकि यह जोरदार तमाचा किसी और ने नहीं बल्कि शारदा जी ने मीना के गाल पर जड़ा था। मीना तो अभी भी हैरानी से अपनी आंखें फाड़ फाड़ कर शारदा जी को देख रही थी। इससे पहले कि अरुण कुछ कहता, शारदा जी ने अपना सामान बांध लिया और घर से बाहर आंसू पोंछते हुए निकल गई। उनके जाते ही अरुण और मीना एक दूसरे को मिठाई खिलाने लगे। तभी अचानक दरवाजे पर वही सारे लोग आ गए जिन्हें देखकर अरुण ने कहा, कब हमारे दिल की मुराद पूरी होगी और काम कब शुरू होगा? सर, हमारा काम तो पूरा हो गया है, अब आपको यह घर छोड़ना पड़ेगा। उस आदमी के इतना कहते अरुण ने कहा, हाँ हाँ, हमने कुछ महीनों के लिए भाड़े के घर का इंतज़ाम कर लिया है, फ्लैट बनते ही वापस आ जाएंगे। वैसे कब तक बन जाएगा हमारा फ्लैट? उस आदमी ने कहा, फ्लैट? कौन सा फ्लैट? आप यह घर छोड़िए, क्योंकि यह अब हमारी मैम का है, उनके नाम जिनके नाम आपने घर किया था। उस आदमी ने कहा, यह सब क्या कह रहे हो? तुम हो कौन? और कौन सी मैम? किसके नाम पर मैंने अपना घर किया है? अरुण ने आश्चर्य से पूछा कि तभी अचानक वहाँ एक बड़ी सी गाड़ी आकर रुकी। उस गाड़ी से आवाज़ आई, मैंने लिया है बेटा यह घर। अरुण और मीना ने जैसी उस गाड़ी पर नजर डाली तो शारदा जी उस गाड़ी से निकलकर बाहर आ रही थी। आज शारदा जी की नौकरानी के वेश में नहीं, बल्कि उनके तन पर कम से कम 3,000 की बनारसी सिल्क साड़ी थी और आंखों पर काला चश्मा था। मीना और अरुण की तो आंखें ही फटी की फटी रह गई। अभी अभी तो माँ यहाँ से नौकरानी के भेष में गई थी, फिर ये सब क्या, कैसे? एक आदमी ने कहा, सर, यही है हमारी मैडम जिन्होंने आपका घर खरीदा है, और शुक्र मनाइए आपके बच्चों का सोचकर इन्होंने 5 लाख रुपए और दिए हैं, वरना तुम लोगों को तो खाली हाथ सड़क पर भीख मांगना पड़ता। क्या आपने ये सब किया? पर आपके पास इतने पैसे आए कहाँ से? कहीं हमें सबक सिखाने के चक्कर में चोरी हो? अरुण ने आश्चर्य से शारदा जी से पूछा। तभी उनका एक आदमी बोला, ए मिस्टर, तमीज से बात करिए। अरे, जिस अस्पताल में आपका बेटा पैदा हुआ था, ये उस अस्पताल के मालकिन है। एक और जोर का झटका जोरों से लगा। अरे, ये तो वहाँ एक आया है, लगता है इन्होंने सबको उल्लू बना कर रखा है। मीना ने कहा, उल्लू कौन बनाया, किसको बनाया, ये तो पता चल ही जाएगा। सबसे पहले यह घर खाली करो। शारदा जी ने कहा। तब अरुण बोला, आप कौन होती है हमें घर से निकालने वाली? भूल गई बुढ़िया, कैसे कमरे में बंद करके मारते थे तुझे? कि तभी अरुण के एक गाल पर एक जोर का तमाचा पड़ा। शारदा जी गुस्से में बोली, वो एक बेबस औरत थी जिस पर तुम अत्याचार करते थे। आज यह शारदा बेबस नहीं है। खबरदार, जो एक शब्द भी कुछ गलत कहा तो तुम दोनों की हलक से जुबान खींच लूंगी। माँ का ऐसा रुद्र रूप देखकर दोनों गिड़गिड़ाने लगे और शारदा जी के पैरों पर गिरकर माफी मांगने लगे। शारदा जी की ममता जैसे अब कहीं दफन हो गई थी। उन्हें बेटे बहू पर कोई तरस नहीं आ रहा था।
अपनी कार में बैठकर वहाँ से चले गए। अरुण और मीना तो अभी भी हैरान थे कि जिस माँ को कभी उन्होंने इतना सताया, आज वह यहाँ कैसे पहुँच गई। पर अफसोस, अब वह चाहकर भी कुछ नहीं कर पाएंगे। शारदा जी ने कभी बेटे बहू की तरफ मुड़कर नहीं देखा। दोनों ही दर दर की ठोकरें खाते रहे। आज उन्हें एहसास हो गया था कि उन लोगों ने शारदा जी के साथ कितना बुरा व्यवहार किया था। धोखे से उनका घर अपने नाम करवाया था और आज किस्मत ने उन्हें मौका था कि वह अपना घर उनसे छीन ले। कुछ दिन बाद मीना और अरुण बाजार से कुछ सामान लेकर और घूमते घूमते मीना की नजर एक साड़ी पर पड़ी, जिसे देखकर उसका प्राइस जानने के लिए शोरूम में घुसी कि तभी शारदा जी अपनी कार से उतरकर महंगी साड़ियाँ उस शोरूम से गरीब लड़कियों के विवाह के लिए खरीद कर वहाँ से चले गए। लेकिन जाते समय उन्होंने अपने बेटे बहू की तरफ देखा तक नहीं। बेटे बहू जरूर उनका ठाट बाट देखते रह गए। तो मित्रों, अभी आपने जो कहानी सुनी, उम्मीद करती हूँ कि अच्छी लगी होगी। एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। कहानी के बारे में अपनी राय भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। कहानी सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।